स्टार सिस्टम PDS-70 ऐसा ही एक सिस्टम है। इसकी उम्र कम है, ये सिर्फ 54 लाख साल पुराना है। और प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क के अंदर सिर्फ 2 छोटे प्लैनेट्स हैं जो गैस और धूल से पनप रहे हैं। हम देख सकते हैं कि ये छोटे एक्सोप्लैनेट्स मटेरियल को अपनी तरफ खींचकर डिस्क में ये गैप बना रहे हैं। ये कमाल की खोज है। एक नए सोलर सिस्टम को बनते हुए देखना होश उड़ाने वाली बात है। सच में कमाल है। PDS-70 जैसे ये सिस्टम्स, ये स्नैपशॉट्स बहुत ही कीमती हैं क्योंकि इनके जरिए हम अपनी थ्योरीज को टेस्ट कर पाते हैं। हम सोचते थे कि प्लैनेट्स धूल और गैस के इन डिस्क से बनते हैं, लेकिन अब तक हमने ऐसा देखा नहीं था। हम ये नहीं देख पाए थे कि कैसे गैस और धूल मिलकर प्लैनेट्स बन जाते हैं। ये तब पता चला जब स्पेस स्टेशन पर मौजूद एक एस्ट्रोनॉट अपना ब्रेकफास्ट करने की कोशिश में था। डॉन पैटेट नाम के एक एस्ट्रोनॉट ने सॉल्ट, शुगर और कॉफी से भरा एक बैग लिया और उसे हिलाकर देखने लगे कि जीरो ग्रेविटी में क्या होगा। उन्हें ये देखकर हैरानी हो गई कि उनके फौरन गुच्छे बन गए। उनके ये क्लम्प्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की वजह से बने थे। नमक के दानों ने जब एक दूसरे से रगड़ खाई तो उनके बीच एक इलेक्ट्रिकल चार्ज पैदा हो गया, लिहाजा कुदरती तौर पर इनके क्लम्प्स बन गए। ये क्लम्प्स बहुत मजबूत थे। बैग की साइड्स में टकराने पर भी ये अलग अलग नहीं हुए। यहाँ जमीन पर मिशन कंट्रोल में एस्ट्रोनॉट स्टैन लव ने जब ये देखा तो वो बोले, ओ माय गॉड डॉन, आपने प्लैनेटरी फॉर्मेशन के शुरुआती चरणों के बारे में जान लिया। शुरुआती प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क में भी ऐसा ही कुछ प्रोसेस हुआ होगा और वहां नमक के बजाय मिनरल ग्रेन्स मौजूद थे। तो ये जो धूल के कण होते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की वजह से एक दूसरे से चिपक जाते हैं और ये एक तरह का एक स्टैटिक क्लिंग है। ये काफी कुछ वैसा है जैसा आपके कमरे में धूल के गुच्छे। ये कॉस्मिक डस्ट बनीज हैं जो एक दिन विशाल प्लैनेट्स बन सकते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स इन कॉस्मिक डस्ट बनीज को पेबल्स कहते हैं। हमें लगता है कि डस्ट पार्टिकल्स के क्लंपिंग से खरबों पेबल्स बन गए और हर एक का डायमीटर करीब 1 इंच रहा होगा। प्लैनेट के निर्माण में ये पहला चरण होता है। किसी प्लैनेट के बनने में प्लैनेटेसिमल्स की भूमिका होती है और इनका आकार 800 मीटर से 160 किलोमीटर तक हो सकता है। लेकिन पेबल्स प्लैनेटेसिमल्स कैसे बनाते हैं ये एक रहस्य है, क्योंकि पेबल्स आपस में कुछ खास मेल नहीं खाते। प्रोटोप्लैनेटरी मटेरियल के कण स्टैटिक चार्ज की वजह से आपस में चिपक जाते हैं, लेकिन जब ये बड़े हो जाते हैं तो फोर्स पर्याप्त नहीं होती और वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। फिर भी हम ये जानते हैं कि प्लैनेटेसिमल्स को बनाने के लिए इनका आकार सैकड़ों किलोमीटर्स का होना चाहिए। लेकिन अगर आप पार्टिकल्स को आपस में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और वो एक दूसरे से अलग हो रहे हैं तो बड़ा स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? तो फिर इस बारे में एक नया आइडिया सामने आया कि पेबल साइज की इन चीजों को प्लैनेटेसिमल्स जितना बड़ा आकार कैसे दिया जाए, और ये निर्भर करता है किसी तारे के इर्द गिर्द गैस में एक साथ मूव कर रहे बहुत सारे पेबल्स के इंटरेक्शन पर। यंग सन के चारों तरफ मौजूद गैस और धूल की डिस्क में पेबल्स इन बड़े बादलों की शक्ल वैसे ही लेना शुरू करेंगे जैसे अकेली मछलियों से मछलियों के झुंड बनने लग जाते हैं। तो पहले से और ज्यादा पेबल्स इस बादल का हिस्सा बनते जाते हैं। आखिरकार बहुत सारे पेबल्स एक साथ आते हैं और अपनी ग्रेविटी में कोलैप्स कर जाते हैं और फिर बनता है एक बड़ा प्लैनेटेसिमल। प्लैनेटेसिमल्स को समय से होड़ लगानी पड़ती है। प्लैनेट्स जितना आकार लेने के लिए उन्हें प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क से पर्याप्त बिल्डिंग मटेरियल लेना होता है, इससे पहले कि उनका डॉन यानी सूरज इसे ब्लास्ट करके दूर कर दे। चार अरब 60 करोड़ साल पहले की बात है। परिवार के मुखिया सूर्य और उसके बच्चों यानी बड़े होते प्लैनेट्स के बीच एक जबरदस्त झड़प हो गई। गॉडफादर हथियारबंद और खतरनाक था
और उसने अपने खास हथियार के जरिए इन प्लैनेट्स की खुराक के सोर्स को बंद करने की धमकी दी। ये हथियार था सोलर विंड। सूर्य से हाई एनर्जी वाली बहुत ही तेज हवा चलती है और ये गैस की डिस्क को उड़ा ले जाती है। इससे पहले कि सूर्य उनकी खुराक को उड़ा देता, प्लैनेट्स को बाकी बचे रिसोर्सेस को थामना था। तो ये एक तरह से समय के साथ होड़ थी। इससे पहले कि सूर्य इस सब को उड़ा देता, जुपिटर को ज्यादा से ज्यादा मटेरियल को अपने काबू में करना था। और दूसरे सोलर सिस्टम को स्टडी करके हमने ये देखा कि ये डिस्क सिर्फ करीब 50 लाख साल तक ही कायम रहती हैं। हम सोलर सिस्टम की प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क को एक पुराने स्कूल डाइनर के तौर पर सोचा करते थे, जहां गैंगस्टर फैमिली खाने के लिए आती थी। सबसे पहली जन्मी संतान जुपिटर प्लैनेटेसिमल्स को खाकर बड़ी होती है और फिर उसकी दूसरी खुराक होती है गैस। प्लैनेट बनने से जुड़े पुराने आइडियाज ये कहते हैं कि 1.5 किलोमीटर से भी ज्यादा चौड़े प्लैनेटेसिमल्स एक दूसरे से टकराते हैं और आपस में चिपक जाते हैं किसी मॉडलिंग क्ले की तरह, ताकि वो ज्यादा बड़े बन सकें। और फिर वो इतने विशाल बन जाते हैं कि अपने आसपास मौजूद डिफ्यूज गैस को खींच सकें, जिससे इनका गैसियस एटमॉस्फेयर बनता है। ये आइडिया तो सिंपल है, लेकिन इसके साथ एक बड़ी समस्या है, टाइम। इस मॉडल के मुताबिक ये काम करने के लिए इससे पर्याप्त प्लैनेटेसिमल्स इकट्ठा करने में 10 करोड़ साल से ज्यादा लग सकते हैं। और इससे पहले कि जुपिटर और बड़ा हो पाता, सूर्य सारी गैस को उड़ा सकता था। जुपिटर ने गायब होती इस गैस की समस्या को कैसे हल किया, इसका एक सुराग हमें मिला 2017 में, जब जूनो स्पेसक्राफ्ट ने इस गैस जायंट के कोर की खोजबीन की। पारंपरिक थियरीज का ये मानना था कि जुपिटर का कोर सॉलिड आयन या रॉक की एक बड़ी बॉल जैसा होगा और उसके आसपास एक विशाल गैसियस एटमॉस्फेयर होगा। इसके बजाय जूनो को पता ये चला कि जुपिटर का कोर तो फजी है। सख्त चट्टान और गैसियस एटमॉस्फेयर के बीच कोई सीमा नहीं है। जैसे जैसे आप चट्टान और बर्फ वाले हिस्से से बाहर गैस वाले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, तो धीरे धीरे बदलाव नजर आता है। रॉक आइस कोर से गैस की तरफ वाला ये बदलाव सुझाता है कि कम उम्र जुपिटर ने अलग अलग तरह की खुराक नहीं ली, जिसमें प्लैनेटेसिमल्स और गैस शामिल हो। इसके बजाय इसने एक ही बार में खाने की तमाम चीजों को ही निगल लिया। ये फजी कोर बताते हैं कि जब जुपिटर का कोर बन रहा था, तो इसके निर्माण में कई चीजें थी, जैसे गैस, आइस और रॉक्स, और इनके मिक्सचर से वो बना। यह इसलिए मुमकिन था क्योंकि प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क में अब भी काफी गैस बची थी। धूल और गैस की इस मोटी डिस्क से होकर हर चीज गुजर रही थी। इसका मतलब है कि ड्रैग की वजह से हर चीज की रफ्तार धीमी हो रही थी। पेबल्स के साइज वाली चीजों पर भी ड्रैग का असर पड़ रहा था। इसका मतलब था कि वो एनर्जी खो रहे थे और जुपिटर के लिए उन्हें अपनी तरफ खींचना ज्यादा आसान हो गया। कम उम्र प्लैनेटेसिमल्स ने काफी गैस के साथ साथ लाखों पेबल्स को भी अपनी जकड़ में ले लिया। ये गैस के अलावा इन पेबल्स को भी खींच रहे थे और एक वक्त ऐसा आया कि पेबल्स खत्म हो गए और फिर ये गैस को अपनी तरफ खींचते रहे और इनका आकार बड़ा होता गया। इस फॉर्मेशन मॉडल के जरिए आप जुपिटर जैसे किसी प्लैनेट को कहीं ज्यादा जल्दी बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि ये तेज रफ्तार से सभी चीजों को निगल जाता है और इससे ये सूर्य को हरा देता है इससे पहले कि सूर्य हर चीज को उड़ा दे। ये कुछ ही लाख सालों में बड़ा हो जाता है। लेकिन जुपिटर और सैटर्न सूर्य से हो रही अपनी रेस में जीत गए और काफी बड़े हो गए। लेकिन अंदरूनी प्लैनेट्स इतने खुशकिस्मत नहीं थे। गॉडफादर ने बड़ी बेरहमी से उनकी खुराक पर रोक लगा दी। तो जो प्लैनेट्स बने वो इस बात पर निर्भर करते हैं कि उनकी शुरुआत कैसे होती है। अगर आप कोई केक बनाते हैं और आपके पास कुछ खास चीजें होती हैं, तो फिर उन्हीं चीजों से केक बना सकते हैं। प्लैनेट्स के साथ भी ऐसा ही है, वो उन्हीं चीजों से बन सकते थे जो उनके पास मौजूद थी। इनर सोलर सिस्टम में जहां ज्यादा गर्मी होती है, पानी और अमोनिया जैसी अस्थिर चीजें भाप बनकर उड़ चुकी थी। तो अब इन प्लैनेट्स के निर्माण के लिए जो चीजें मौजूद थी वो थी रॉकी और मेटालिक चीजें। तो इस इनर सिस्टम में जो प्लैनेट्स बने वो मेटालिक कोर्स वाले रॉकी प्लैनेट्स थे। बर्फीले प्लैनेट्स उन मटेरियल्स को निगलते रहे जो सूर्य के हानिकारक असर से दूर ही बचे रह सकते थे। जब आप ज्यादा दूरी पर जाते हैं, जितनी दूरी पर यूरेनस और नेपट्यून है,
तो अमोनिया और मीथेन जमने लगती हैं। इसीलिए हम इन्हें कहते हैं आइस जायंट्स, क्योंकि ये बुनियादी तौर पर सॉलिड आइस से बनते हैं। और खुराक बनाने के लिए ऐसी बहुत सी आइसेस मौजूद थीं। जो कोई सूर्य से जितना ज्यादा दूर होगा उस पर सोलर विंड का उतना ही कम असर पड़ेगा। ये कुछ ऐसे ही है जैसे आप किसी फैन के नजदीक खड़े हों। अगर आप बहुत पास हैं तो आपको उसकी हवा महसूस होगी, और ऐसा ही बाहरी सोलर सिस्टम में भी होता है। दूरी होने के कारण गैसेस और रॉक उतनी मात्रा में गायब नहीं हो सकी। आइस जायंट्स पृथ्वी के मास के मुकाबले 14 गुना से भी ज्यादा हो गए। गॉडफादर यानी सूर्य इस फैमिली पर बड़ी सख्ती से कंट्रोल करता है, लेकिन सबसे पहले पैदा हुआ जुपिटर काफी बड़ा हो चुका है। इसे ताकत चाहिए और ये अंदरूनी सोलर सिस्टम पर कब्जा करने की कोशिश करता है, जिससे जबरदस्त उथल पुथल और हंगामा होने लगता है।